सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं नंदिनी आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी अवसर पर सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी और मार अंदनीशियस ऑटोनोमस कॉलेज कौदमंगलम के हिंदी विभागों की संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग-अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वॉइस शॉल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपनी अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पद पर अक्सर है। साथ ही साथ यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि मार अंदनीशियस महाविद्यालय कोदमंगलम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के अंगीभूत है। और है बायोलॉजी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। चलते हैं। हिंदी में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। कॉलेज के आदर्श नॉलेज इज पावर अर्थात ज्ञान की शक्ति है। यहाँ निरंतर प्रयास करते हैं। आज विभाग का आयोजन इन दोनों कॉलेजों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। आज का विषय है कवि से बातचीत बात और सुगुणा कविता के विशेष संदर्भ में भी अनुज लुगुन जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सर आपको इस वेबिनार में दिल से स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद आपका। ये आपका रेंज का प्रॉब्लम है। और रेंज का प्रॉब्लम है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए और यह भी ध्यान रखें कि बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाइए ताकि आप सभी इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख और सुन पाए। साथ ही मुख्य भाषण के बाद चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत से शुरू करेंगे। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद नंदिनी जी। मेरा प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार है यह। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस पर जैसे आपने सुना सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के और मार अथनेशियस कॉलेज ऑटोनोमस कौदमंगलम के
हिंदी विभागों के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन हुआ है। अपनी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पर बातचीत करने के लिए कवि अनुज लुगुन हमारे बीच उपस्थित है। इस अवसर पर सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को और मार अथनेशियस कॉलेज कोतमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेनिस्लिन जोस जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी युवा कवि अनुज लुगुन से परिचित है। कई बार वे केरल आए हैं। एक बार सेंट पीटर्स कॉलेज में भी आए थे। एक दिन वहाँ के छात्रों से संवाद किया था। दूसरी बार एक दूसरे विश्वविद्यालय में जब वे आए थे तब हमारे छात्र उनसे संवाद करने के लिए वहाँ भी गए थे। पिछले साल भी वेबिनार में उन्हें हमसे हमारे बीच बोलना चाहे था, लेकिन असुविधा के कारण टालता रहा। आज उनसे संवाद करने का सुअवसर हमें मिल गया है। अनुज जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। उनका जन्म 10 जनवरी 1986 को झारखंड के जिमडेगा जिले के जलडेगा में हुआ था। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत है। आपको ख्याति मिली थी आपकी कविताओं के माध्यम से। अघोषित उलगुलान कविता के लिए 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता के लिए 2019 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला था और उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अघोषित उलगुलान और पत्थलगड़ी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी उनकी लंबी कविता है। आदिवासी अस्मिता, प्रभुत्व और प्रतिरोध शीर्षक से लेखों का संपादन किया है। कहानियां भी आपने लिखी हैं, हासरी, उस्ताद सुखन आदि। अनुज जी दोनों कॉलेजों की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपका सादर सप्रेम स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। साथ ही यहाँ आप उपस्थित सभी नमस्कार जी। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक बिंदुओं का, शोधार्थियों का और प्रिय छात्र छात्राओं के भी सप्रेम स्वागत करती हूँ। अब तो आपसे हम मुख्य बिंदु की ओर आ गए हैं। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी अनुज जी की लंबी कविता है, जिसे कहानी की तरह हम पढ़ सकते हैं। अनुज जी, सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित प्रतिभागी मित्र जानना चाहते हैं कि आदिवासियों के बीच इतनी लड़ाई या इतना संघर्ष या आंदोलन क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? जी सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सेंट पीटर्स महाविद्यालय कोलंचेरी, मार एथनेशियस महाविद्यालय कोतमंगलम के हिंदी विभागों के प्रति आप सबने बातचीत का यह अवसर उपलब्ध कराया है। डॉक्टर सिंधु मैम का बहुत धन्यवाद। लंबे समय से योजना बन रही थी कार्यक्रम की, लेकिन मैं ही अपनी अस्वस्थता और व्यस्तता की वजह से समय नहीं दे पा रहा था। आज हम लोग साथ में उपस्थित हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। जब हम आदिवासी संघर्ष की बात करते हैं तो आदिवासी समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज हम आदिवासी समाज को जिन रूपों में देखते हैं उसमें अमूमन हम यह समझते हैं कि आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। हम ऐसा देखते हैं और कई मामलों में ये वस्तु स्थिति है, ये आज की ऐसी स्थिति है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। अगर हम आदिवासी समाज के संघर्ष को समझना चाहते हैं तो हमें आदिवासी समाज के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को देखना चाहिए। यानी आदिवासी समाज अपनी सभ्यता की विकास यात्रा में
किस तरह विस्थापित होता हुआ आज इन अवस्थितियों में पहुंच गया है। तो मेरा मानना यह है कि आदिवासी समाज चाहे वो भारत का रहा हो या भारत से बाहर का रहा हो, उसकी अपनी एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था थी, उनका अपना निश्चित जीवन दर्शन था, उनकी अपनी फिलॉसफी थी, विश्व दृष्टि थी जीवन को देखने और समझने का। और आदिवासी समाज की अपनी ज्ञान परंपरा थी, उनका नॉलेज सिस्टम था, और यह नॉलेज सिस्टम प्रकृति से, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ रहा है। यानी आज जिस आदिवासी समाज को देखते हैं हम, अगर हम उसके इतिहास को देखें तो हम यह पाएंगे कि आदिवासी समाज एक ऐसी समाज व्यवस्था का हिस्सा रहा है जहां उसकी अपनी बनाई गई चीजें और परंपराएं थी, और उन परंपराओं को अगर हम खोजना चाहें, जानना चाहें, देखना चाहें, तो हम उनके मौखिक परंपराओं में, ओरल ट्रेडिशन में या वाचिक परंपराओं में भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक अपनी व्यवस्था रही है आदिवासी समाज के साथ, लेकिन जब दूसरे समुदायों के साथ आदिवासी समाज का संपर्क होता है तो उस संपर्क के क्रम में हम यह देखते हैं कि आदिवासी समुदाय और दूसरा जो गैर आदिवासी समुदाय है, उनके बीच संस्कृतियों का, जीवन दृष्टियों का, जीवन शैलियों का अंतर दिखाई देता है। और यह देखा गया है कि जो दूसरे समुदाय के लोग या बाहर से आए समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अपनी ज्ञान परंपराओं को, संस्कृतियों को आदिवासी समाज के ऊपर थोपने की कोशिश की, और यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। यह सिर्फ संस्कृति का मामला नहीं था, यह आर्थिक प्रश्नों का मामला था, यह मोड ऑफ प्रोडक्शन का था, यानी कि यह उत्पादन की प्रणालियों का था। तो दो अलग अलग समुदाय अलग अलग फिलॉसफी, दर्शन के साथ, जीवन शैली के साथ आमने सामने हुए तो इनके बीच टकराव शुरू हुआ, और आदिवासी समाज का संघर्ष वहीं से शुरू होता है। हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ उपलब्ध जो प्राचीन साहित्य हैं, अमूमन वैदिक साहित्य की बात करें तो उन वैदिक साहित्यों में भी आदिवासियों की उपस्थिति देखने को मिलती है, असुरों के रूप में या और दूसरे रूपों में, जहां उनका देव सभ्यता या संस्कृति से संघर्ष होता है। और मजेदार बात यह है कि इन देव सभ्यताओं के संस्कृतियों के साथ असुर समुदाय की सभ्यता संस्कृतियों को देखते हैं तो उनके बीच एक टकराव शुरू होता है। आज की तारीख में आदिवासी संघर्ष को अगर हम समझना चाहते हैं, एक बड़े पैमाने पर समझना चाहते हैं, और हम यह कोशिश करते हैं कि आदिवासी समाज का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस आज हमें दिखाई दे रहा है, उसका हमें कोई एक निश्चित समाधान ढूंढना है, तो उसके लिए हमें इतिहास की इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। शुरू से ही आदिवासी समाज जंगलों के साथ, प्रकृति के साथ जीवन जीता रहा है। वैदिक समाज में भी लोग प्रकृति के साथ रहते रहे हैं, लेकिन जीवन शैली में फर्क था। इस फर्क को मैं दो रचनाओं के माध्यम से बताना चाहूंगा। हिंदी में दो रचनाएं लिखी गई हैं। एक उपन्यास है भगवान सिंह का उपन्यास अपने अपने राम, और दूसरी रचना है संस्कृत के बड़े विद्वान है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नाटक है कथा शकुंतला की। हम अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास रचित निर्मित शकुंतला के चरित्र को जानते हैं। उसी शकुंतला के चरित्र को वैदिक समाज में जाकर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने खोजने की कोशिश की, और इस खोज के क्रम में पूरा दिखाई देता है कि एक तरफ अरण्यमुखी जंगल केंद्रित समाज है और दूसरी तरफ दूसरा समाज है, और इनके बीच जीवन शैलियों की टकराव शुरू होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह जो टकराव कभी वह हमें आज जिस टकराव को हम देख रहे हैं, जो लड़ाई को देख रहे हैं, वह भी उसी रूप में दिखाई देती है, और ये चीजें आगे चलकर
पहचान के संकट के रूप में सामने आती है, अस्तित्व के संकट के रूप में सामने आती है, क्योंकि वह समुदाय क्रमशः पीछे धकेला जाता गया है, वह बाहर किया जाता है। एक छोटा संदर्भ देकर मैंने अपने भारत की स्थितियों को बताने की कोशिश की। हम थोड़ा बाहर चले जाएं वैश्विक संदर्भ में, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था और इवन संयुक्त राष्ट्र संघ ही ये प्रस्तावना रखी है कि दुनिया भर के आदिवासी समुदाय अपने हितों को लेकर एकजुट हों और दूसरे समुदाय भी उनके प्रति संवेदनशील हों। अमेरिका में जो मूल आदिवासी समुदाय थे, क्रिस्टोफर कोलंबस के पहुंचने के पहले जो आदिवासी समुदाय थे, उनकी अपनी जीवन शैली थी, उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति थी। जब यूरोपीय यहाँ से गए वहाँ, तो उनके बीच जो झगड़ा शुरू हुआ, इसी जीवन शैली को लेकर झगड़ा था। जैसे 19वीं शताब्दी के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई अमेरिका में, जहाँ वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का जनसंहार हुआ। उस जनसंहार में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय मारे गए और इसे कई रिपोर्ट हैं जो ये बताती हैं कि 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में देखते ही देखते वहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या तेजी से घटती चली गई और आज लगभग विलुप्तप्राय स्थिति में चले गए हैं। एक प्रसंग आता है वहाँ, और जमीन का प्रसंग आता है, क्योंकि यूरोपीय वहाँ गए थे अपनी ज्ञान परंपराओं के साथ और उनको जमीनों की जरूरत थी। तो उन्होंने वहाँ के आदिवासी समुदाय के पुरखे से, प्रतिनिधि से बातचीत की कि आप हमें अपनी जमीनें दे दें, बेच दीजिए आप हमें, हम आपसे जमीन खरीदना चाहते हैं। तो ये जो जमीन खरीदने की बात जब आती है, इस पर वहाँ का समुदाय विचार करता है और उसने ये सोचा कि क्या जमीन कोई खरीदने और बेचने जैसी चीज हो सकती है। अगर हम इस जमीन को बेचना चाहते हैं तो इस जमीन में तो नदी भी बहती है, उस जमीन पर तो नदी का भी अधिकार है, उस जमीन पर पेड़ भी रहते हैं, पेड़ में गिलहरी भी रहती है, पक्षी भी रहती है, जमीन पर तो सबका अधिकार है। तो फिर मनुष्य कैसे उस जमीन को बेच देगा? और वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदायों ने, जिन्हें रेडेंडियंस कहा जाता है, उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। और उसके बाद गोरों ने, यूरोपियों ने उन पर बहुत ही नृशंसतापूर्वक कार्रवाई की और उनको उस जमीन से खदेड़ा, उनका जनसंहार किया। मैं यह कहना चाहता हूं, जो हम आज कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का जो संघर्ष दिखाई देता है, जो एक प्रमुख चिंता का विषय है, उनका जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसे हमें समझना है। तो हमें उसकी फिलॉसफी को, उनकी विश्व दृष्टि को, उनकी जीवन शैलियों को समझना होगा। आदिवासी समाज सहजीविता की बात करता है, सहचरता की बात करता है। जो जिक्र हमने किया दो रचनाओं का या रेडेंडियंसों का, उसमें जो बात सूत्र के रूप में उभरती है वो यह कि आदिवासी समुदाय ने कभी यह माना ही नहीं कि इस प्रकृति के केंद्र में मनुष्य है। हम ध्यान दें कि प्रकृति के केंद्र में मनुष्य है, ये मनुष्य आदिवासी समुदाय ने कभी नहीं देखा। उसने ये देखा कि इस प्रकृति में दूसरे जीवों की तरह ही मनुष्य का अस्तित्व है और दूसरे जीव अगर जुड़े रहेंगे मनुष्य के साथ तो मनुष्य का अस्तित्व बचा रहेगा। और इसलिए उनकी जो अरण्यमुखी संस्कृति रही, जिसे आज जल जंगल जमीन के रूप में देखा जा रहा है, वह एक दार्शनिक मांग से विचार थी और आज की तारीख में वो चीजें यहाँ उभर कर आ रही है। तो जो मूल कारण जो आप जानना चाह रही हैं कि संघर्ष का कारण क्या है, जो मैं मानता हूँ वह एक सांस्कृतिक कारण है, उसका एक दार्शनिक आधार है। और आज की तारीख में हम जिस पूंजीवादी मूल्यों से बंध गए हैं, जहां हमें सारी चीज़ों की या तो पैकेजिंग करनी है या फिर उन्हें मुनाफे के रूप में परिवर्तित करना है, ये आदिवासी समाज के साथ कभी नहीं रहा। वो सामुदायिकता और सहजीविता पर विचार करता रहा और यही वजह है कि एक टकराव की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि आदिवासी समुदाय ये मानते हैं कि दुनिया में मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली एक ही नहीं है। इसका एक उदाहरण और है, जैसे मैक्सिको को अगर हम देखें, जो कि
अमेरिका से सटा हुआ एक देश है। मैक्सिको का दक्षिणी प्रांत है चियापास। उस चियापास में 1991 में एक बड़ी घटना घटी थी। वो घटना यह घटी थी कि उस मैक्सिको के दक्षिणी प्रांत चियापास में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने मैक्सिको शहर में आकर उन्होंने एक तरह से कहें अपना प्रतिरोध दर्ज किया था और ये कहा था कि आप हमें ये ना सिखाएं कि जीवन कैसे जिया जाता है, हमारी अपनी जीवन शैली है, आप उस पर दखल मत दीजिए। अगर हम ऐसे उदाहरण देखना चाहें पूरे विश्व के संदर्भ में तो हमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो इन वजहों से हम देखते हैं कि आदिवासी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या उनका संघर्ष मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, एक शोध छात्रा का सवाल है, आपको ये कविता लिखने में की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आप एक नरसंहार के बारे में आप बोले, क्या इसी नरसंहार की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है ये? ये जो जनसंहार की जो बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब तक नहीं रुकी है। अगर हम रिसेंट मैंने कि आज हम जब 12 अगस्त 2022 की तारीख में हम बात कर रहे हैं, तो हम ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर की स्थितियों को देखें तो हम ये पाएंगे कि आदिवासी समुदाय बहुत बहुत ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार है। हम बगल में इंडोनेशिया है हमारे पड़ोसी देश के रूप में। इंडोनेशिया में जो पापुअन्स हैं, उनके साथ जो स्थितियां हैं बहुत भयावह है। हम अमेजन के जो क्षेत्र हैं या लैटिन अमेरिका के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में चले जाए तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम भारत में ही देखें, हम उदाहरण के लिए बस्तर की ही बात करें, क्योंकि इस कविता की कथा में बस्तर का भी जिक्र आता है। देखिए, बस्तर में एक घटना घटी थी, संभवतः 2012 की है, 12 या 13 की, मैं तारीख भूल रहा हूँ, जिसमें 17 आदिवासी समुदाय के लोग मारे गए थे, जिनको माओविस्ट बताया गया था। अभी वहाँ न्यायालय की जांच में ये बात साबित हुई कि वो माओविस्ट नहीं थे, वो स्थानीय गांव वाले थे और वहाँ बीज का त्योहार मनाने के लिए एकजुट हुए थे। जांच आयोग ने तो अपना फैसला दे दिया, अपनी जांच की रिपोर्टें सौंप दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में वहाँ के आदिवासी समुदाय ने प्रतिरोध किया। तो ये जो ऐसी जो समसामयिक स्थितियां हैं जो मुझे बेचैन करती है, परेशान करती हैं, और बचपन में हम लोग जिस परिवेश में रहे, मेरा गांव उसी जंगल प्रांत के बीच में ही है। हमारे घर के लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जंगल माफियाओं के खिलाफ। हमारे घर के लोगों ने शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, लोग मारे गए। बचपन में मैंने इन चीज़ों को देखी और ये चीज़ें बहुत ही परेशान करती थी। और साथ ही साथ हमारे आदिवासी समाज में कुछ कथाएं कही जाती हैं, ठीक है, जैसे बहुत रोचक कथा है। जैसे एक कथा जो कही जाती है उलट बग्गा की। उलट बग्गा का जिक्र इस कविता में आया है, वो रूपक है, एक मेटाफर है। अब उलट बग्गा क्या है? हम लोग बचपन में थे, हम लोग को डराया जाता था, डरते थे कि उस आदमी से मत मिलो, वो बाघ बनता, उलट बग्गा है। यानी दिन में वो मनुष्य की तरह रहेगा और रात में जाकर उलट बग्गा बन जाएगा, बाघ बन जाएगा। और जब बाघ बन जाता है तो अगर उसको भूख लगेगी तो सबको नोच के खा जाएगा, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। तो ये चीजें क्या थी, हमारे स्मृतियों में थी, कथा में। जब मैंने आज की परिस्थितियों में आदिवासी जीवन को देखना शुरू किया और वहाँ मौजूद जो स्मृतियाँ हैं, कथाएं हैं, उसको मैंने जोड़ा, तो मुझे लगा कि इस पर तो कविता हो सकती है। और इसको मैंने इतिहास से जोड़ा। इतिहास क्या था? बिरसा मुंडा का इतिहास। बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में भी ये बात कही जाती है। हालांकि इतिहासकारों ने केवल बिरसा मुंडा को नायक की तरह खड़ा किया। आदिवासी समुदाय में स्त्री पुरुष दोनों भागीदारी करते हैं समान रूप से। और 1900 ईस्वी में जो उलगुलान हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, उसमें बहुत
संख्या में महिलाएं शहीद हुई थी। बड़ी संख्या में वो महिलाएं शहीद हुई थी जिनको उसी पहाड़ के नीचे दफना दिया गया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। तो मैंने इतिहास की उस घटना को भी उठाया और देखा कि जो आदिवासी स्त्रियां हैं उनकी जो भागीदारी रही है समाज में, जिसे आज हम भूल रहे हैं, गौण बना दिया जा रहा है, उसे सामने लाया जाए। फिर एक कल्पना से एक पात्र निर्मित किया, स्त्री पात्र बिरसी का, बिरसा के बरक्स बिरसी का, और पूरी कविता में बिरसी ही मुख्य नायिका की तरह या प्रतिनिधि पात्र की तरह आती है। इन चीजों को मिलाकर ये कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी बनी। के कितने बेटे थे, बेटे बेटी? बिरसी तो सुगना मुंडा की बेटी तो नहीं है ना? नहीं, बिरसी बेटी नहीं है। अब इसमें भी एक ये था, क्योंकि मुझे कविता लिखनी थी, इतिहास नहीं लिखना था, इतिहास का संदर्भ लेना था। अगर मैं केवल इस चीज को उनकी बेटी के नाम पे या किसी पर्टिकुलर नाम से फिक्स कर देता, तो दूसरे जगहों पर जो आदिवासी समुदाय के जो संघर्ष हैं या आज की जो एक स्त्री को प्रतिनिधित्व देना है, वो चीजें नहीं हो पाती। तो आज के समय में लिखी गई कविता है जो इतिहास से तथ्य ग्रहण कर रही है और आज के समय की स्त्री को उसकी जिम्मेदारी सौंपनी है। तो एक कल्पना से वो नाम मैंने निर्मित की कि वो बिरसी है, ये परिकल्पना है। सवाल आया था कि कविता का जो शीर्षक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बिरसा मुंडा, बिरसी का नाम इसमें आया है, तो बाघ और बिरसा मुंडा की बहन नाम क्यों नहीं देखा? सुगना मुंडा की बेटी क्यों देखा? उसका क्या पर्टिकुलर कारण है? हाँ, उसका भी एक कारण यह है, देखिए अमूमन अब तो चीजें बहुत ज्यादा इस तरह से क्या कहते हैं उसको, विकृत हो गई हैं कि उस चीजों को खोज पाना बहुत मुश्किल है। अगर बिरसा मुंडा की बहन होती तो वो संदर्भ नहीं उठता, क्योंकि वो पिता है। तो पिता यानी अमूमन हम क्या कहते हैं कि पूरे भारतीय समाज में हम रिश्तों को पिता से जोड़ते हैं और उसे एक पैट्रियर्कल या पितृसत्तात्मक ढांचा तैयार करते हैं, और बेटियों को हम क्या करते हैं, कमतर मान लेते हैं कि बेटी है, क्या करोगी, तुम्हें तो कुछ अधिकार भी नहीं होगा, तुम क्या करोगे, तुमको तो घर में ही रहना है, चूल्हा ही फूकना है, इस तरह की जो मेनस्ट्रीम के नैरेटिव्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पिता को ही लाना जरूरी था कि नहीं, पिता के साथ बेटा ही नहीं होता, उसकी बेटियां भी होती हैं और उनकी बेटियों का ऐतिहासिक योगदान है, इतिहास में उन्होंने संघर्ष किया है, हम उन्हें रिकमेंड करें, अब उन्हें देखें। इसलिए उनका बहन नहीं रखा, उसके लिए हमने बेटी ही रखा कि हमें एक आज के एक नए बदलते संदर्भ में एक सशक्त स्त्री को देखना था, जिसकी एक मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही हो। पितृसत्ता पर संवाद और बहसें ज्यादातर सुनने को मिलते हैं। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता में मातृसत्ता के महत्व पर जोर दिया गया है। क्या आप भरोसा करते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज की जगह मातृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो तो समाज में वर्चस्वकारी शक्तियां प्रबल नहीं होगी? इसमें एक सवाल है जो कि जहाँ सत्ता की बात आएगी, सत्ता जहाँ पावर की बात आएगी, मुझे लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ होंगी ही होंगी। और हालांकि मैंने इसमें सावधानी बरती है कि मैंने मातृभाषा मातृसत्ता पर भी केंद्रित नहीं किया है। मैंने ये कहा कि मातृसत्ता का पितृसत्तात्मक भाष्य हो गया है, मतलब इस तरह से रूपांतरण हो गया है, लेकिन मेरी ये कल्पना है कि हम एक बराबरी की तरफ बढ़ें। ठीक है, और इसलिए मैंने वहाँ एक कई जगह समसत्ता का प्रयोग किया है कि हम समानता के साथ अपना अस्तित्व बनाकर रखें। हाँ, मातृसत्तात्मक स्थितियाँ थी, यानी अगर इस कविता के मेथड्स की अगर आप बात करें, इसके मेथोडोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, तो इस बात को मैं मानता हूँ कि खासतौर से जो मार्क्सिज्म में जो ज्ञान परंपरा की बात कही गई है समाज के विकास के मार्क्सवाद में, इसमें एक आदिम साम्यवाद की अवस्था होती है जहाँ चीजें मातृसत्तात्मक होती है, उन चीजों का थोड़ा थोड़ा संदर्भ यहाँ लिया गया है, लेकिन विशुद्ध रूप में मार्क्सवादी ढंग से नहीं, उससे एक आदिवासी ढंग से ही देखने की कोशिश हुई है। पितृसत्ता के साथ आपने सामंती सत्ता
धर्म की सत्ता, पूंजी की सत्ता आदि का जिक्र किया है। मातृ सत्ता के आगमन से ऐसा कुछ होगा? ये सिर्फ मातृ सत्ता ही रहेगी ना? यानी देखिए इसमें ये बात है, मेरा ये मानना है कि हम मातृसत्ता और पितृसत्ता की अवस्थिति तो स्वीकार्य नहीं है। मातृसत्ता में स्थिति ये ज़रूर थी कि स्त्रियाँ अपने निर्णय पे चलती थीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बाहर दोनों से आगे निकलकर एक नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। वो नया विकल्प एक नया समाज ही होगा। मुझे लगता है कि हमेशा पीछे की तरफ हमें नहीं लौटना चाहिए, आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो जो पूंजी का संदर्भ आया है, आर्थिक सत्ता का, धार्मिक सत्ता का, दरअसल जो सत्ता के अपने-अपने ब्रांचेस हैं, शाखाएँ हैं, वो सब मिल-जुल कर ही नियंत्रण करती हैं। तो चूँकि जिस दौर में सुगना मुंडा या आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष में एक बहुत बड़ा क्या कहें शत्रु है, विपक्ष है पितृसत्ता, और उसके साथ गठजोड़ है इन सारी चीज़ों का, आर्थिक शक्तियों का, पूंजी की शक्तियों का, धर्म की शक्तियों का। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का, एक-एक चीज़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और कविता में कथा के माध्यम से उसके ही विश्लेषण की कोशिश की गई है। उसमें जो मिथकीय प्रयोग द्वारा कविता का विस्तार किया गया है उसे थोड़ा समझाइए। हाँ, मिथकीय प्रयोग इनका किया गया है और इसकी एक वजह तो जो मैंने बात कही कि वो हमारे पुरखों में ही ये कथा कहानी कहती जाती रही है, समाज में ही ये बात कही जाती रही है। जैसे मिथकों का प्रयोग अमूमन मैंने अपनी हर कविता में किया है। जैसे कविता है एकलव्य से संवाद, उसमें भी एकलव्य का संवाद का संदर्भ है। अब मुझे याद है अभी भी, क्योंकि हम लोग कहानी सुनते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि बचपन से हम लोग तीरंदाजी करते थे। हम लोग छोटे-छोटे थे बचपन में, तो महुआ चुनने जाते थे जंगल के अंदर, घंघोर जंगल में, अकेले छोटे-छोटे थे। सबके हाथ में तीर धनुष पकड़ा दिया जाता था कि जाओ जंगल से महुआ चुनो। तो तीर चलाते-चलाते मेरे दिमाग में ये बात आई कि खासतौर से मुंडा आदिवासी समाज तीर चलाते हैं तो अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं, वे तीर ऐसे पकड़ के चलाते हैं। तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा था कि तीर तो ऐसे चलाने में सहज लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों चलाते हैं? तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में बस गई। उन्होंने कहा कि जब से एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, उस दिन से हम लोगों ने अंगूठे का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया तीरंदाजी में। मैंने बाद में इसको विश्लेषित किया कि वो जो एक ज्ञान परंपरा थी द्रोणाचार्य की या कथित मेनस्ट्रीम की, उन्होंने उसका एक रेजिस्टेंस किया, प्रतिरोध किया, नहीं हम तुम्हारे ढंग से अब नहीं करेंगे। अब इस चीज को मैंने फिर विचारा, फिर वो कविता लिखी मैंने एकलव्य से संवाद। इस कविता में जो मिथकों का जो संदर्भ है, वो मिथक इसी तरह से आते हैं, जैसे उलट बग्गा का जिक्र किया। और चूंकि मैंने कोशिश की कि इस कविता में हम केवल आदिवासी आइडेंटिटी तक सीमित ना रह जाएं। हम आदिवासी आइडेंटिटी की बात तो करें, लेकिन साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी समाज में, हमारे समकालीन सोसाइटी में जो भी दिक्कतें हैं, स्त्रियों के सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, जैसे कि नव साम्राज्यवाद या पूंजीवाद के सवाल हैं, जल जंगल जमीन के सवाल, इनको एक साथ हम कैसे नोटिस कर पाएंगे? तो ये एक रचनात्मक औजार की तरह, टूल्स की तरह मिथक का इस्तेमाल किया, मिथ का। क्योंकि मिथकों के साथ एक सुविधा ये होती है कि उनके जरिए आप कई चीजों को संबोधित कर सकते हैं। जैसे हमने उलट बगहा रखा, तो उलट बगहा एक तरफ पितृसत्ता के रूप में भी दिखता हुआ प्रतीत होता है, आदिवासी समाज के अंदर कहीं कहीं सत्ता की चीजें उभर रही हैं, उससे भी संबोधित करता हुआ दिखाई देता है। यह उलट बगहा एक क्या कहते हैं, एक पूंजीवाद के एक एजेंट के रूप में दिखाई देता है। तो फिर मैंने इसका वो इस्तेमाल किया। और वो बाकी जो चीजें, जो मिथकों का प्रयोग है, मिथक का प्रयोग बेसिकली मैंने इसीलिए किया कि जो जैसे शुरू में ही मैंने बात की कि आदिवासी समाज की अपनी एक विश्व दृष्टि है, उनका विजन है,
फिलॉसफी है, लाइफस्टाइल है, उनके पूरे ओरल ट्रेडिशन में है। और जो खास तौर से जो उपनिवेशवाद जो फैला यूरोप के जरिए बाद के दिनों में, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद, तो ये जो उपनिवेशवाद फैला, इस उपनिवेशवाद ने क्या किया, इसने दूसरों की ज्ञान परंपराओं को हीन माना, उन्हें कमतर माना और अपने को सुप्रीम माना, सर्वोच्च माना। तो मेरा ध्यान यह भी था कि अगर हम मिथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका नरेशन कैसे करेंगे? उसका नैरेटिव हम करेंगे एक अल्टरनेटिव नॉलेज सिस्टम के रूप में, हम एक अल्टरनेटिव सोसाइटी का सिस्टम के रूप में हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उनका नरेशन करना है। तब मैंने मिथकों का इस्तेमाल एक जो वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है, या उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक वर्चस्व की जो मानसिकता है, उसके विरुद्ध किया। और इसके लिए मैंने कई तथ्य भी जोड़े, जैसे वो जो डोडे वैद है, कथा में जो डोडे वैद है, इवन देखिए जितने भी नाम हैं, डोडे वैद हैं, रीडा हड़म है, हुकनो है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये आदिवासी समाज के अपने मूल नाम हैं। ये अलग बात है कि आज की तारीख में आदिवासी समाज अगर वो हिंदुत्व के प्रभाव में जा रहा है, या क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में जा रहा है, या दूसरे प्रभाव में जा रहा है, तो लोग अपने मूल चीज़ों को छोड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन मैंने कोशिश की नहीं, जो उनकी जो मूल अवस्थाएं हैं, जो पहचान की चीज़ें हैं, उसके आधार पर हम बात करें और ये बताएं कि उनके पास अपनी एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसे देखें। इस तरह मैंने मिथ का इस्तेमाल किया इस कविता में। और डोडे वैद का भी एक मिथ है, मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि गुड़ी की जो व्यवस्था है जो हमारे समाज में, दरअसल हेलो, वो गुड़ी परीक्षा हाँ, गुड़ी की जो शिक्षा की बात की गई है, ये हमारे यहाँ होता है। दरअसल लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, तो सांप बिच्छू की बहुत समस्या होती है। इस बरसात में हमारे यहाँ सांप से काटने से, लेकिन सर्पदंश से लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, उनकी बहुत शिकायत भी होती है। तो सर्पदंश से बचने का एक उपाय है जो उनके ट्रेडिशन सिस्टम में है, जिसमें लोग सांप को भगाते हैं, या सांप जब काट लेता है तो उसका विष उतारते हैं, उसके लिए जड़ी बूटियां देते हैं, उसके लिए कुछ मंत्र गाते हैं। तो मैंने उस जो डोडे वैद की जो का जो सुंदर पाया है, उसको मैंने वहां से लिया और उसे आज के जो समकालीन जीवन की जो जटिलता है उसे जोड़ने की कोशिश की। तो मिथक बहुत सारे हैं, अगर सिर्फ केवल मिथकों की चर्चा करें तो काफी चीजें हमें मिलेंगी। अद्भुत कविता है ये, वो पढ़ने से कहानी की तरह तो हम पढ़ सकते हैं, और हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं भी होती है, क्योंकि आदिवासी समाज की विशेषताओं से हम तो अपरिचित हैं, इससे हैं या के उधर आदिवासी समाज की कुछ संस्थाओं का उल्लेख आपने अपनी कविता में किया है। घोट, एल्लो, एडपा, गोट, थुमकुड़िया, गीति ओडारू आदि, उसे भी थोड़ा समझाइए, विस्तार से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे अमूमन आप सब घोटुल के बारे में सुने होंगे, हम लोग ज़्यादातर घोटुल के बारे में ही सुनते हैं हम लोग, क्योंकि वेरियल एल्विन ने वैगा समुदायों के बीच और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच जो काम किया, जो बाद में पब्लिश भी हुआ और बहुत लोकप्रिय भी हुआ। घोटुल को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं, लेकिन आदिवासी समाज की अगर हम समाज व्यवस्था को देखें, तो ये जो ऐसी संस्थाएं हैं, ये एक तरह की पाठशाला हुआ करती थी, हम कहें तो एक तरह की स्कूलिंग सिस्टम थी। घोटुल और धुमकुड़िया और गित्ती ओड़ा ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं लगभग आदिवासी समुदायों के यहाँ अलग अलग नामों के साथ देखने को मिलती हैं। और ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में केवल अविवाहित स्त्री और पुरुषों को शामिल किया जाता है, और मैं इसको एक बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ। यानी यहाँ पर जो एक जेंडर बायसनेस जो होता है मेन स्ट्रीम में, जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, लड़कों को अलग किया जाता है, लड़कियों को अलग किया जाता है, अपने भाई बहन को, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, दोनों को लोग अलग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं
कि आदिवासी समुदाय के पुरखों ने, बुजुर्गों ने एक ऐसी संस्था बनाई जहां युवक युवतियां, उन दोनों के लिए अपनी अपनी एक संस्थाएं होंगी, संगठन होंगे, और वो लोग आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे अपनी परंपराओं को लेकर, संस्कृतियों को लेकर, और कैसे हम ये पूरे जो नॉलेज सिस्टम होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम उसको सजाएंगे। और ये रोचक बात है कि हमारे आदिवासी समुदाय में जो बुढ़ापा है, बूढ़े होने की जो बात लोग करते हैं आज भी, वो शादी होने को मान लेते हैं। अगर आपने शादी कर ली मतलब बूढ़े हो गए, ठीक है, आपको अलग कर दिया जाएगा, आप धुमकुड़िया के सदस्य नहीं हो सकते। अगर प्राचीन व्यवस्था में हम देखें, मान लिया कि आपने 18 बरस में शादी कर ली, ठीक है, तब बूढ़े हो गए, आप धुमकुड़िया के सदस्य नहीं हो सकते, गिट्टी उड़ा के नहीं हो सकते। जैसे मैं बताऊं, अभी भी इसके अवशेष हैं। अब तो चूंकि घोटुल बहुत कम है, नहीं के बराबर है, धुमकुड़िया भी लगभग समाप्त हो गए हैं, गिट्टी उड़ा भी समाप्त है, लेकिन उसके व्यवहारिक अवशेष बचे हुए हैं। मैं बताऊं उदाहरण के लिए, जैसे मैं गांव जाता हूं तो फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, और हमारे यहाँ गांव में जो खेल की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, बहुत अच्छा है, बहुत रिच है। इसलिए देखिएगा जितने भी अच्छे प्लेयर्स हुए हैं हॉकी के, अमूमन सबसे ज्यादा हमारे सिमडेगा जिला और सुंदरगढ़ जिला जो उड़ीसा के बॉर्डर पे, वहीं से लोग आते हैं। हमारा कल्चर है। तो छोटी लड़कियां औरतों के साथ खेलती हैं, बड़ी लड़कियां बड़ों के साथ खेलती हैं। तो ये मैं कह रहा था, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे यार युवाओं के साथ शामिल करो, युवाओं की टीम में शामिल करो, तो मुझे बाहर कर दे, जा तुम बूढ़े हो गए तुम उनके साथ करो। जो घोटुल है, घोटुल दरअसल एक पूरी प्रणाली रही है समाज व्यवस्था की। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, उस प्रतिरोध में सबसे बड़ी भूमिका ऐसे ही संस्थाओं ने की। देखिए आदिवासी समाज के पास, देखिए जो आदिवासी समाज राजतंत्र में चले गए, सामंतवाद की तरफ बढ़ गए, उनकी तो बात अलग है, लेकिन आदिवासी समाज की अपनी कोई निश्चित सैन्य प्रणाली नहीं थी कि हाथी सेना होगी, पैदल सेना होगी, तोप की सेना होगी, तीरंद, ऐसे नहीं। तो जीवन के बीच में ही वो सैन्य संगठन हुआ करते थे, स्त्री पुरुष सब कुछ एक साथ था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष हुए हैं, जो इतना कड़ा प्रतिरोध अंग्रेजों को मिला आदिवासियों से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी उनके यहाँ घोटुल, गिट्टी ओड़ा, धुमकुड़िया जैसी संस्थाएं थी। और इसका बेहतरीन उपयोग किया है, रचनात्मक उपयोग, पीटर पॉल एक्का ने अपने उपन्यास जंगल के गीत में। जंगल के गीत में उन्होंने ये बताया है कि कैसे आदिवासी युवा एकत्रित रहते हैं, युवती, और दोनों एक साथ बिना किसी लिंग भेद के, और जब स्वाधीनता की लड़ाई होती है तो उसमें भागीदारी करते हैं। ये बात हरिराम मीणा के उपन्यास ढूंढी तपे तीर में भी एक अलग रूप में देखने को मिलती है, जहां संप सभा के माध्यम से सारे लोग एकजुट एकत्रित होते हैं। तो घोटुल या गिट्टी ओड़ा जैसी जो संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं आदिवासी समाज की सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद रही हैं। इसलिए जो बात हम कहते हैं कि आदिवासी समाज शुरू से ही अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ रहा। दुर्भाग्य यह रहा कि जो पॉलिसियां बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आदिवासी समाज की विशेषताओं को नहीं जानते हैं, वे उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, ये टकराव शुरू हो जाता है वहीं पर। क्योंकि जो संविधान की जो स्थितियां हैं, जैसे भारत के संविधान में दो स्थितियां हैं, एक 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, और 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। यह 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समाज की जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं उसे संरक्षित किया जाए और उसके अनुकूल हम डेवलपमेंट की पॉलिसियां बनाएं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो संघर्ष दिखाई देता है। जी, आदिवासी लोग आदिवासी कहना पसंद करेंगे या अनुसूचित जनजाति? आदिवासी समाज आदिवासी ही कहलाना पसंद करेंगे। आज की तारीख में सरकारी भाषा में जनजाति कहा जाता है, कुछ उन्हें वनवासी कहते हैं, गांधी जी ने ही इन्हें गिरिजन कहा था। लेकिन आदिवासी समाज अपने आप को आदिवासी ही कहलाना पसंद करते हैं, और इसका उद्घोष बहुत सशक्त रूप में संविधान सभा में, जब संविधान हमारा बनाया जा रहा था,
उस दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने उठाया था। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद आज़ादी के क्रम में जब हम संविधान निर्माण की तरफ आगे बढ़े, तो उसमें जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासी प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में आदिवासियों का पक्ष रखा था और जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात कही थी कि हम आदिवासी हैं और हमें आदिवासी ही कहा जाना चाहिए। क्यों? आदिवासी कहने से हमारी अपनी जो एक प्राचीनता और एक प्राचीन ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक विशेषता जो संबोधित होती है, वो जनजाति में या दूसरे रूपों में नहीं है, इसलिए लोग आदिवासी के रूप में ही पसंद करते हैं। आज आदिवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके बीच से द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बन गई हैं। सवाल यह है कि अब दिक्कू लोग आदिवासी संस्कार का अनुकरण करने की संभावना है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसे दो तरह से देखता हूँ। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम प्रथमतया देखें कि एक आदिवासी समाज की, वो भी स्त्री, देश की प्रथम नागरिक बन रही है। और ये तो अभी मैं गांव गया था और मैंने रांची में भी लोगों से बातचीत की, देखा मैंने कि सामान्य रूप से जो वो सब्जियां बेचने वाली, गांव में आने जाने से शहर आने जाने वाली महिलाओं को भी पता है कि हमारे समाज की एक महिला है जो आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। उसका जो उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, वो देखने को मिलता है और एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। इसका एक बहुत बड़ा पक्ष यह है कि अब तक आदिवासी समाज को तो जंगली और असभ्य के रूप में देखा जाता रहा है। जैसे मैं बताऊं, मैं एक दिन एक लड़की मुझे मिली और बहुत दुखी थी, वो आदिवासी समुदाय की ही थी। तो मुझे कहने लगी कि बचपन में मुझे टीचर्स मुझे कहते थे कि देखो ये तो आदिवासी ही लोग ऐसे ही रहते हैं। आजकल भी मुझे कभी कभी लोग कह देते हैं कि आदिवासी देखिए ऐसे ही लोग करते हैं। तो एक जो मेनस्ट्री में जो आदिवासियों के खिलाफ असभ्य, जंगली, बर्बर, राक्षस होने का जो एक इमेज बना था, उस इमेज को, वो इमेज झटके में टूट जाता है अगर आप द्रौपदी मुर्मू को देखते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि उस हजारों साल के इतिहास में जो नैरेटिव बना था, उसका एक प्रतिपक्ष बनता हुआ दिखाई देता है और एक है द्रौपदी मुर्मू, जैसे सकारात्मक रूप से मैं लेता हूँ। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, दूसरा सवाल, कि क्या इस बड़े भारत के समाज में, जहाँ इतनी तरह की एक वर्चस्वकारी सामंती प्रवृत्तियां हैं या दिक्कु प्रवृत्तियां हैं, वो चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी या नहीं? वो चीजें एकाएक तो नहीं खत्म हो पाएंगी, हाँ, लेकिन उन चीजों को खत्म करने के लिए एक प्रतीक तो जरूर रहेगा। और जो आदिवासी समाज के हैं या आदिवासी समाज के नहीं भी हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी पे यकीन करते हैं, वो वैसी जो दिक्कु प्रवृत्तियां, वर्चस्वकारी चीजें हैं, उसको मुझे लगता है दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये किया जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी हमारा दिमाग नहीं सुधरता है तो फिर क्या ही किया जाए। चैट बॉक्स में 2-3 सवाल है। सहजीविता के अलावा और क्या है जो आदिवासी जीवन शैली के केंद्र में है, या सहजीविता के अलावा और ऐसा क्या है जिसमें नकारात्मक परिवर्तन आने से आदिवासी जीवन शैली अपने मूल प्रवृत्ति से शिक्षित हो जाएगी? मनीष जी का एक सवाल है। हाँ हाँ, एक जो बहुत बड़ी चीज है सहजीविता के अलावा है, वो है रागात्मकता। रागात्मकता यानी आप इसको कहते हैं उल्लास के साथ जीवन जीना। आज की जो जीवन शैली बनी है, जिसको अगर हम आज कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ एक तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, डिप्रेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो उसकी साइकोलॉजी इसलिए बन रही है कि जो इतने तरीके के जो संसाधन दिखाए जाते हैं बाजार के जरिए, विज्ञापनों के जरिए, हमें वस्तुएं चाहिए होती हैं, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए होती है, जो ये नहीं होती हैं तो हम बहुत अवसाद में चले जाते हैं। आदिवासी समाज में अगर आप देखिएगा, वहाँ भौतिक अभाव है,
हो सकता है कि लोग दो बार ही ठीक से खाना खा पा रहे हैं, लेकिन उनमें अजीब किस्म की रागात्मकता जीवन के प्रति देखने को मिलती है, उल्लास देखने को मिलता है, उत्सव धर्मिता देखने को मिलती है। और ये जो उत्सव धर्मिता है, इसकी फिलॉसफी है जो उनके अखड़ा से आती है, कि जो छूटा हुआ है अखड़ा। अखड़ा एक ऐसी जगह है जो हर एक आदिवासी समाज में होता है, गांव में, जहां स्त्री पुरुष बच्चे मिलकर सारे लोग मांदर नगाड़े वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं त्योहारों में। जो रागात्मकता है जीवन के प्रति, यह एक बहुत बड़ी विशेषता है आदिवासी समाज में। और मुझे लगता है ये ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी समुदायों के पास नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्यों? इसीलिए जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं आदिवासी समाज के, प्रतिरोध होते हैं, उस प्रतिरोध में तीर धनुष तो होगा ही, लेकिन साथ में उनके साथ मांदल और बांसुरी भी होगा। वो लोग गाते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। हाँ, मैं ये रागात्मकता की बात कर रहा था। मैं इसका एक उदाहरण दूं कि कैसे संघर्ष के बीच भी और अस्तित्व का संकट पड़ा हुआ है, लेकिन जीवन से एक जुड़ाव है रागात्मकता। 1857 के बाद, हालांकि 1857 से बहुत पहले से आदिवासी समुदाय लड़ते आ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वर्चस्वकारी सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। एक संदर्भ, एक तथ्य मिलता है बिरसा आंदोलन के समय का। बिरसा मुंडा की शहादत से 1900 ईस्वी में, लेकिन 1900 ईस्वी के पहले, 1857 के बाद तक एक और आंदोलन चला जिसे सरदारी आंदोलन कहते हैं। सरदारी आंदोलन बिरसा उलगुलान के ठीक पहले था और उसके साथ चला, और बाद में उलगुलान में भी लोग शामिल हो गए, सरदारी आंदोलन के लोग। आदिवासी समुदाय के लोग जब संघर्ष करते हैं तो किसी एक के निर्णय से नहीं होता, सारे लोग समूह में बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष होना था तो कई गांव के लोग एक जगह बैठते थे और उनकी बैठक होती थी। बैठक में तय किया जाता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे। तो बैठक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की नहीं होती थी, वो चर्चा होती थी, परिचर्चा होती थी, 3-3 दिन की वो बैठक होती थी। तो वो बैठक में जब वो लोग बहस करते करते, बातचीत करते करते थक जाते थे तो गीत गाते थे, नाचते थे, गाते थे, गीत गाते थे, फिर बात करते थे, बहस करते थे, फिर थक जाते थे, फिर गीत गाते थे, फिर बहस करते थे। एक बहुत बड़ी चिंता है उनके उस अंग्रेजी सत्ता के या जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उस सत्ता के डर से वो जीवन का राग नहीं छोड़ रहे हैं। और इस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है, रामदयाल मुंडा एक गीत गाते हैं जो बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा है। मैं उस गीत को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगी मैं गा के सुना दूं, जी, ठीक है, हम फिर उसका सुनना चाहते हैं। हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा। इस गीत में उनकी पूरी फिलॉसफी है और एक दृष्टि है कि एक आदिवासी समुदाय कैसे जीता सोचता है। प्रसंग ये है कि डुम्बारी पहाड़ जहां बिरसा मुंडा रुकते थे अपने साथियों के साथ, तो सारे लोग उस पहाड़ के ऊपर जुटे हुए हैं और अंग्रेज कैप्टन अपने सैनिकों के साथ उसने पहाड़ को घेर लिया है। ठीक, तो उसमें गीत आता है, उसमें गाया जाता है कि इस तरह से गीत है कि डुम्बारी बुरु चेतन रे उकोए दुमंगरु तना को सो सुनताना, उकोए दुमंगरु तना को सो सुनताना, डुम्बरी बुरु लातर रे चिमय बिगुल साड़ी तना को सांगे लाकादा, चिमय बिगुल साड़ी तना को सांगे लाकादा, डुम्बरी बुरु चेतन रे बिरसा दुमंगरु तना को सो सुनताना, बिरसा दुमंगरु तना को सो सुनताना,
डुम्बरी बुरु लातर रे सायो बेगोल साड़े तना को सांगे लाका दा सायो बेगोल साड़े तना। तो ये जो गीत था इसका भावानुवाद ये है, इसमें कहा जा रहा है कि जो डुम्बारी पहाड़ है उसके ऊपर कौन मांदल बजा रहा है कि लोग नाच रहे हैं, और डुम्बारी पहाड़ के नीचे कौन बिगुल बजा रहा है कि लोग ऊपर ताक रहे हैं। आगे की पंक्ति में कहा जा रहा है कि डुम्बारी पहाड़ के ऊपर बिरसा मांदल बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, और पहाड़ के नीचे जो अंग्रेज सैनिक हैं वो बिगुल बजा रहे हैं, वो लोग ऊपर ताक रहे हैं। तो आगे की पंक्ति में कहा जाता है कि अपनी मातृभूमि के लिए बिरसा मुंडा मांदल बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और गोली चलाने के लिए अंग्रेज ऊपर ताक रहे हैं। अब देखिए इस कविता को अगर हम बिंब देखें, इसका इमेज देखें, इसको हम इंटरप्रेट करें, देखें तो पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाती है। अगर हम इस तरह की चीजों को समझे तो आदिवासियों के साथ जो झगड़े हैं उन चीजों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। वो पूरा संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति में क्या कहा जा रहा है कि वो मांदल बजा रहे हैं। बिरसा मुंडा तीर धनुष से लैस हैं, उनके साथ ही लैस हैं, लेकिन गीत में कहा जा रहा है कि वो मांदल बजा रहे हैं। और ये जो अंग्रेज है जो एक उपनिवेशवाद के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, उपनिवेशवादी ज्ञान परंपरा को इन्होंने दुनिया में स्थापित किया, ये गोली चलाना चाह रहे हैं, यानी एक मातृभूमि की रक्षा के लिए तीर नहीं मांदल बजा रहा है और दूसरे वर्चस्व के लिए गोली चला। जो फिलोसॉफिकल जो एक क्लासेस है, संघर्ष है, ये देखने को मिलता है। और ये जो रागात्मकता है ये हर जगह देखने को मिलती है। ऐसे कई गीत हैं, इसलिए मैंने एक कविता जब लिखी, मेरी कविता एक है आकृतियां, उसमें एक पंक्ति मैंने ही इस तरह से लिखी थी कि हम गीत गाते हुए लड़ सकते हैं और लड़ते हुए गीत गा सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि उसकी वाचिकता में, उनकी ज्ञान परंपराओं में, उनकी फिलॉसफी में बहुत गहरे से मौजूद है। आपकी कविता में बाखर सुगना मुंडा की बेटी कविता में दंडकारण्य को के बारे में तो बताया है, इसमें दंडकारण्य क्या है, उसका जिक्र क्यों किया गया है? हाँ, दंडकारण्य का जिक्र इसलिए आया क्योंकि ये कंटेम्पररी पॉलिटिक्स की बात है, समकालीन राजनीति की बात है। आज की देखिए, जिसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, जहाँ पूरा नक्सल आंदोलन प्रभावित हुआ, या बस्तर का जो क्षेत्र देखे, जो दंडकारण्य का जो पूरा जंगल बनता है गोदावरी नदी के आसपास या इधर इंद्रावती से होते हुए, ठीक है, वो एक सभ्यता है आदिवासी समाज की। उस सभ्यता में जहाँ जंगल है, प्रकृति है, और पूंजीवाद की भाषा में उनकी जमीन के नीचे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, लकड़ी है, जमीन है, उसको हड़पना चाहते हैं। तो ये जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं, जिसमें मैंने कहा कि जो बाघ है राजधानी के पहाड़ के उस पार है, उस पार राजधानी है, तो ये जो कथित पढ़े लिखे लोग जिसे हम कहते हैं, वो एक सभ्यता को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उनके पक्ष के जो संवैधानिक प्रावधान है उसको सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। तो दंडकारण्य का जो पूरा संदर्भ उभरता है वो वहां चल रहे आदिवासी संघर्ष के साथ। और मैंने यह भी कही बात कविता में कि सिर्फ वहीं तक बात नहीं है, बल्कि बात इसके अलग भी है, यानी कि जहां जहां ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रियाएं चलेगी, जहां जहां अमेरिकीकरण या नव साम्राज्यवादीकरण या यूरोपीयकरण होगा, वहां इसी तरह की चीजें संभावित होंगी। यानी आपसे जमीनें मांगी जाएंगी, आप नहीं देंगे, आपको विस्थापित किया जाएगा, अब विस्थापित नहीं होना चाहेंगे तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा। तो एक बहुत ही क्रूरतम प्रक्रिया है जो सिर्फ आज नहीं चली, बल्कि इतिहास में लंबे समय से चली आ रही है, और कविता में उनके मिथकीय पात्रों के जरिए इसकी पड़ताल की गई है। वो कोडरेडी स्त्री से क्या मतलब है? कोडरेडी कोडरेडी एक आदिवासी समुदाय है, कम्युनिटी है, ठीक है।
और मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे-ऐसे जो आदिवासी समुदाय है उन लोगों का ज़िक्र किया जाए, जैसे कोनरेड्डी हो गए, ख़ास तौर से जो गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी के इर्द-गिर्द के जो पहाड़ हैं, उन श्रृंखलाओं में, उस क्षेत्र में, ये अंचल में रहने वाला एक समुदाय है और एकदम अपनी पूरी जीवन व्यवस्था के साथ एक रहने वाला एक समुदाय है। ठीक है। स्त्री विशेषांग पत्रिका का जिक्र क्यों हुआ? हाँ, स्त्री विशेषांक इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना था कि हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, करें, बिल्कुल करें। लेकिन वो जो फेमिनिज्म का जो डिस्कोर्स है वो एलिटिज्म के दायरे में ना बंधे। ठीक है। अगर बिरसी संघर्ष कर रही है, अगर वो बस्तर में कोई बिरसी नाम की लड़की है या अमेजन के जंगलों में कोई बिरसी नाम की लड़की है जो संघर्ष कर रही है अपने जल जंगल जमीन के लिए, तो हम उसे समझें। एक तरह से मैंने एक तरह की आलोचना की है, क्रिटिक की है कि एक डिस्कोर्स का जो दायरा बंध जाता है कि हम स्त्रियों की बात करते हुए स्त्री तक सीमित हो जाते हैं, दलितों की बात करते हुए दलितों तक, आदिवासियों की बात करते हुए आदिवासी तक। तो मेरा मानना यह नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी उत्पीड़ित समुदाय के लोग हैं जो अलग-अलग समूह में संघर्ष कर रहे हैं, उनको जब तक वो मिलजुल कर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तब तक मुक्ति की बात करना संभव नहीं है। तो स्त्री विशेषांक का जिक्र भी, इस पत्रिका का जिक्र एक तरह से आलोचनात्मक तरीके से मैंने किया और मुझे लगा कि शायद हम उसके नरेशन को, उसके इंटरप्रिटेशन को बढ़ा सकते हैं जो स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं। जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है महेश कुमार जी का। आदि धर्म किताब में रामदयाल मुंडा 7 अंग या इस तरह के कुछ अंग को नकारात्मक होने की बात कही गई है। क्या यह जो 7 शिशि है वो उस पारंपरिक अंग को नए तरह से सकारात्मक रूप में सभ्यता समीक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? क्या इसे पुनर्पाठ कहा जा सकता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये पुनर्पाठ ही है। इसका ज़िक्र मैंने अलग ढंग से किया है और मैंने कोशिश की है कि हम जब मिथकों का इस्तेमाल करते हैं, तो मिथकों में इतनी संभावनाएँ भी होती हैं, छूट भी होती हैं, ख़ास तौर से उसका हम रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हम रचनात्मक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और इसीलिए मैंने वो जो 7 वो वाली जो बात है उसको मैंने पॉजिटिवली वहाँ दिखाने की कोशिश की है। जी। संजय जी का एक सवाल है चैट बॉक्स में। जंगल के जीवन सामान्यतः सर्वाइवल से जोड़ा जाता है, आप जबकि उससे सहजीविता से जोड़ते हैं। ये जंगल की प्रकृतिता पर एक आरोपित कल्चर दर्शन नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल है। वो सर्वाइवल के रूप में हम केवल क्यों देखें, ठीक है? हम उनके पूरे सहजीविता को देखें, उनके पूरे नॉलेज सिस्टम को देखें। देखिए, ये बात इसका एक अगर हम इतिहास में जाएँ तो ऐसे कई ऐसे-ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण बताऊँ, अभी मैंने पिछले कार्यक्रम में इसका ज़िक्र किया था। 1992 ईस्वी में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज के 500 साल होने वाले थे। 1492 से 1992 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पेन ने एक प्रस्ताव लाया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके 500 बरस पूरे हो रहे हैं। यानी स्पेन और वैसे यूरोपीय देशों का ये मानना है कि उन्होंने नई दुनिया की खोज की है, उन्होंने नया ज्ञान लाया। 500 बरस पूरे होने को हमें एक बड़े उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने यूएनओ में एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया। लेकिन जब इसकी जानकारी मिली आदिवासी समुदायों को, उनके प्रतिनिधियों को, तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया कि जिसको आप विजय दिवस मनाना चाह रहे हैं, नई दुनिया की खोज का दिवस मनाना चाह रहे हैं, उसके जो 500 बरस होने पर जब जलसा मनाना चाह रहे हैं, यह दरअसल उपनिवेशवाद का उत्सव है। यह जो तिथि है, ये नरसंहार की तिथि है।
हम इसे नहीं मानेंगे। और उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि बाद में 1993 ईस्वी में यूएनओ ने घोषणा ही की कि हम 1993 वर्ष को देशज लोगों का वर्ष घोषित करते हैं, इंडिजिनस लोगों का वर्ष घोषित करते हैं। फिर उसके अगले साल 1994 में उन्होंने घोषणा की कि आने वाले हम डिकेड से हम वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाएंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा था कि ऐसा तो नहीं था ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका नहीं पहुंचे थे तो कोई दुनिया नहीं थी, वेस्ट इंडीज में कोई दुनिया नहीं थी। जब वास्को डी गामा भारत नहीं पहुंचे थे तो ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई दुनिया नहीं थी, सब कुछ था ना। वो तो आपकी समस्या थी कि आप अब तक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ तक। तो ये जो अलग अलग नॉलेज सिस्टम की बात है, नॉलेज सिस्टम, ठीक है, तो जो वर्चस्वकारी हैं या कॉलोनियल माइंडसेट के हैं, जो नियंत्रण करना चाहते हैं, वो आपको सर्वाइवल की तरह ही देखेंगे कि आप बहुत इस रूप में है। लेकिन अगर आप आदिवासी समुदाय के अपने नॉलेज सिस्टम को देखेंगे तो वहां आपको सहजीविता की बात देखने को मिलेंगी। जी। इसके सूत्रधार होते हैं मंत्र। ये मंत्र है अलिखित, अरूढ़, तो अभिव्यक्ति। ज्यादा इसका एक्सप्लेन कीजिए। हाँ है, जो अलिखित जो है ना, लिखित, ये देखिए जो अलिखित की जो परंपरा है, ये जो वाचिकता की परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन की। वंदना टेटे ने इस पर अच्छी थीसिस की है वाचिकता की, ठीक है। तो ये जो वाचिकता है, अलिखित होना, जैसे मैं बताऊं कि कैसे कागज के जरिए, देखिए कागज कितना हिंसक होता है, इसका प्रमाण अगर हम देखें तो आदिवासी समुदायों के बीच देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, ये उदाहरण मेरा जो दूसरा कविता संकलन है पत्थल गड़े, उससे जुड़ता है। आदिवासी समाज में पत्थल गाड़ने की परंपरा रही है, वही उनका सबूत पहचान का बिंदु भी रहा है। जब अंग्रेज पहली बार आदिवासियों के यहाँ पहुंचे, उनसे जमीन की लड़ाई शुरू हुई। आदिवासियों ने कहा ये हमारी दुनिया है, हमारी जमीन है। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारा शासन है। तो जब दावेदारी पेश हुई तो अंग्रेजों ने कहा दिखाओ पट्टा, कागज दिखाओ, तुम्हारी जमीन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो पत्थर है पूर्वजों ने हजारों साल से गाड़ा है, ये हमारा पट्टा है, हम जीते हैं मरते हैं हम इसी को काटते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई पट्टा होता है। उससे किस्सा भी कहा जाता है। उस समय कलकत्ता न्यायालय था, आदिवासी समुदायों ने गवाह के रूप में उन पत्थरों को ढोया और कलकत्ता की अदालत में पेश किया और कहा कि यही हमारा सबूत है, गवाह है, पट्टा है। लेकिन जो एक न्यू जो मॉडर्न सिस्टम है ये का जुडिशरी का, वो मानता नहीं है। तो जो अलिखित होने की जो बात है वह दरअसल आदिवासी समुदायों की वाचिकता और ओरैलिटी की जो बात है वह उस पर फोकस्ड है कि हम उस पर केंद्रित, हम उसको भी माने कि अगर किसी के स्मृतियों में, जैसे कि अगर मैंने अभी एक गीत गाया, ठीक है, मैंने गीत गाया बिरसा मुंडा से संबंधित, तो आप बताएंगे कि आप गीत गा दिए तो इसमें इतिहास हो गया है, कागज दिखाइए। आप पूछेंगे मैं कैसे बताऊं कागज, वो तो पूर्वज गीत गाते रहे। कहने का मतलब ये जो ओरैलिटी है, जो वाचिकता है, वहां भी ज्ञान का संचय है, वहां भी उनकी अपनी प्रामाणिकताएं हैं। स्वरूप और उसके टेक्निक्स अलग हो सकते हैं, उसको नकारने के बजाय उस पर विचार करना चाहिए। जी। और श्रमिक जन से ही होगा सकल परिवर्तन। संगी संगोतियों को न्योता देते जाओ। क्या आप भरोसा करते हैं कि श्रमिक जन सब मिलजुल कर प्रयत्न करे तो जिसे आपने लिखा है सहजीविता का सामूहिक गान समुदाय समाज में परिवर्तन लाए? जी जी, मैं ये इस बात पे भरोसा करता हूँ, यकीन मानता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्रम के बिना न हमारी सभ्यता चलेगी, न समाज चलेगा, न संस्कृति चलेगी। मार्क्स ने इस बात को बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे श्रम का शोषण किया जाता है और श्रम के मूल्य को हड़प लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं। लेकिन मैंने जब श्रम की बात की तो उस मार्क्सवाद की थ्योरी पर खड़े होकर नहीं की। लोगों को लगता है कि ये तो मार्क्सिज्म ढंग की चीजें हैं, उसका प्रभाव है, लेकिन आदिवासी समाज श्रम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और अगर आप उसके जो
उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको आप देखेंगे तो वहां श्रम को लेकर कोई डिवीजन नहीं है। वहां अगर कोई राजा है, पदवी है, तो उसे खुद अपना काम करना पड़ेगा, खुद खेत में जाके हल जोतना होगा, खुद खेती करनी होगी, लोगों के साथ उसको साथ में जाकर बैठना होगा। ये नहीं कि वो अपनी हायरार्की या 10 लठैतों को लेकर चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आदिवासी समाज मूलतः श्रमिक समाज है, क्योंकि समाज प्रोडक्शन से चलता है, प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, और इस दुनिया में श्रमिकों का वाकई शोषण हुआ है, अब तक होता रहा है। यानी हम श्रम करने वालों पर भरोसा रखें, श्रम का सम्मान करें, और जब तक यह विचार नहीं आएगा हमारे अंदर, तब तक ना हम बेहतर समाज बना सकते हैं, ना हम वर्चस्व की मंशाओं से, नियंत्रण की चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए श्रम के सामूहिक गान की बात की गई है। और श्रम के सामूहिक गान की बात अगर हम जाए ओरल ट्रेडिशन में जाए तो बहुत चीजें मिलती हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, हमारे पास चूंकि समय का अभाव भी है। जी, आपकी कविताओं में सहजीवी, स्वजन, सहधर्मी आदि शब्दों का प्रयोग बार बार मिलता है। ये आदिवासी जीवन की निजी विशेषताएं मानी जाती हैं। क्या आपने ही इनका पहली बार प्रयोग किया है, या ये आप माने आपका कॉन्सेप्ट है, या आपके पूर्वजों का? क्या आप किसी अन्य कवि की रचनाओं में इस तरह के प्रयोग में? हाँ, ये इसको मैंने ग्रहण किया तो अपने पूर्वजों से ग्रहण किया। और जैसे कि मैंने शुरू में ही ये बात कही कि आदिवासी समाज में मनुष्य जीवन के केंद्र में नहीं है। इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में मनुष्य सुप्रीम नहीं है। जहां ट्राइबल फिलॉसफी यानी आदिवासी फिलॉसफी अलग होती है दूसरे कम्युनिटी के फिलॉसफी से, वो यहीं पर वो सुप्रीम मनुष्य को नहीं मानते। यहाँ सब बराबर है, यानी सब सहचर हैं, सहजीवी हैं, साथ चलने वाले हैं। इसका प्रयोग मुझे देखने को मिला। मेनास राम ओडिया जो मुंडारी के पहले गद्यकार लेखक थे, उन्होंने लिखा है सरदारी आंदोलन के बारे में। उन्होंने कहा कि जो सरदारी आंदोलन जिससे लोग कहते हैं, दरअसल ये संघी की लड़ाई है, ये सहियापन की लड़ाई है। हिंदी कविता में इसका प्रयोग मिलता है, एकमात्र प्रयोग जो मैंने देखा वह गजानन माधा मुक्तिबोध के यहाँ दिखने को मिलता है। मुक्तिबोध सहचर और सहधर्मी होने की बात बार बार करते हैं। मेरा भी ये मानना है कि अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, बेहतर समाज चाहते हैं, एक मनुष्यता से भरा समाज चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सहचर यानी साथ चलने वालों की, आपके जैसा विचार रखने वालों की, समान विचार रखने वालों को साथ रखना पड़ेगा। मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि आदिवासी अस्तित्व अस्मिता पर संकट है, लेकिन ये भी कहता हूँ कि आदिवासी मुक्ति की बात केवल आदिवासी ही कहें ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आदिवासियत को जानता है, ईमानदार है, प्रतिबद्ध है, वह आदिवासी संघर्ष का सहचर हो सकता है, सहधर्मी हो सकता है। और हमें अगर एक बड़े संघर्ष की तरफ जाना है, मुक्ति की बात कर रही है, तो सभी प्रगतिशील विचारों को, प्रोग्रेसिव वैल्यूज को हमें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। जी, शोधार्थियों के बीच से एक सवाल आया है। गुरिल्ला, बाघ आदि को कविताओं में क्यों लाया गया है? किसी अन्य जानवर को चुनने के बजाय इनको चुनने का विशेष कुछ कारण है? देखिए, बाघ के साथ तो अपनी स्मृतियां हैं, और बाघ को लेकर मिथक भी हैं, कई तरह के मिथक हैं। अगर हम इसको अपने जीवन अनुभव से देखें तो हमारे जीवन अनुभव में, किस्सों में बाघ की इतनी कहानियां हैं। कभी मौका मिले तो हम लोग किसी अलग से ही बाघ की कहानियों पर बात करेंगे, ठीक है, जो मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है, लोगों से सुनी है। रोज क्रिकेटर ने एक बहुत शानदार कहानी लिखी है, गुरेले की भी बात कही है। जो गुरेले की बात का संदर्भ इसलिए मैंने लिया है कि जो छापामार जो शैली रही है, जिसका इस्तेमाल किया आदिवासी समाज ने, क्योंकि जंगलों के बीच रहते हुए उनकी जीवन शैली ही उस तरह की रही है, तो जब भी जो बाहरी आक्रमणकारी आए तो उसके संघर्ष करने के लिए उन्होंने उन पद्धतियों का इस्तेमाल किया है। और ये उसकी एक उनकी अपनी एक बहुत निश्चित ज्ञान परंपरा है।
जैसे मैं बताऊं शिकार की बात करने की, ठीक है, इसके रिचुअल से जुड़े हुए बहुत सारे संदर्भ हैं। उसमें आप उन चीजों को देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि आदिवासी समाज की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसका कल्चर कैसे काम कर रहे हैं, उसके पूरे बिहेवियर को कल्चर और साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करती है उस पूरे नेचर के साथ में। तो इससे उसका इमेज आया है गोरिल्ला का। जी, एक गीत एक तारा रेक्टिंग तारा, इसका क्या आशय है? इसका आशय यही है कि हम संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो एक जो उत्साह चाहिए, ठीक है, एक लाल रंग वाला उत्साह, ठीक है, वो हमें इतिहास से मिलता है, हमारे खून पसीनों अपने पूर्वजों के खून पसीनों के संघर्ष का एक रंग है, ठीक है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। यानी हम इतिहास से कटकर निरपेक्ष होकर हम किसी बड़े संघर्ष या मुक्ति की बात नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। मानव सभ्यता की देखा जाए तो दो पक्ष मानव सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो दो पक्ष निरंतर विकासमान प्रतीत होता है, एक मानवीयता के पक्ष और दूसरा एक वर्चस्व को जन्म देने वाले और उसका पालन करने वाले। आपने लिखा है कविता की भूमिका में, इस वर्चस्व का जिसने प्रतिरोध किया उसे मानवीयता के दर्जे से भी पदच्युत कर दिया गया। क्या यह आदिवासी लोगों का ही अनुभव है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये उसी का अनुभव है, ठीक है, उसी अनुभव के साथ ही ये चीजें आई हैं कि कैसे मनुष्यता के दर्जे से बाहर निकाल दिया गया, और हम इन चीजों की तहकीकात करेंगे। आज के ज़माने में तो रिपोर्ट भी मिल जाती हैं देखने को। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ लगातार एक मनुष्यता का जो दर्जा रहा है, मनुष्यता का, उसे नीचे धकेलने की कोशिश की जाती रही है। ये चीज़ें अपने पुरखों के या अपने अनुभवों से भी वो देखने को मिलती है। कर्नाटक से दीपक जी का सवाल है, कविता में प्रयुक्त विभिन्न बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से आदिवासी समाज की गहन उपेक्षा एवं निर्मम यथार्थवादी स्वरूप की पड़ताल तो हो रही है, लेकिन कविता में आदिवासियत यथार्थ सृजनशील कम, भोगे यथार्थ की किस्सा गई ज्यादा प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों है कि कविता आदिवासी जीवन के भविष्योन्मुखी यथार्थवादी दर्शन के बजाय इतिहास और अतीत की ओर ज्यादा भयभीत और मोहग्रस्त भी है? हाँ देखिए, इतिहास की तरफ जाने की सबसे बड़ी वजह है, देखिए, अगर आप वर्तमान के संघर्ष में शामिल हैं, अगर आपका वर्तमान उपेक्षित है, अगर आपका वर्तमान गरिमामयी नहीं है, तो आपको अपने वर्तमान से संघर्ष करने के लिए आपको अपने इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस कविता की पृष्ठभूमि में इतिहास है, लेकिन वो इतिहास की तरफ जाते हुए पुनरुत्थानवादी ढंग से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। इसमें अपने समकालीन प्रश्न है और उसे ही संबोधित करने के लिए इतिहास का संदर्भ या मिथकों का संदर्भ लिया गया। इतिहास की बात दरअसल जितने भी आइडेंटिटी से संबंधित मूवमेंट हुए हैं, वहाँ इतिहास का एक स्वाभाविक संदर्भ उभरता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ब्लैक मूवमेंट की बात करें, या जो अफ्रीकी अमेरिकन मूवमेंट हुआ, जो काले लोगों का जो आंदोलन हुआ गोरों के खिलाफ में, वो जो ब्लैक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कैसे खड़ा हो पाता है? वो अपने स्मृतियों के जरिए अपने इतिहास की जड़ों की तरफ जाता है, फिर अपने इतिहास से उन चीजों को खड़ा करता है, फिर वर्तमान में की जा रही हिंसा और उपेक्षा का पक्ष लेता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम लोगों ने ब्लैक लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उसमें हम या तो एलेक्स हेली को पढ़ लें, द रूट्स, या हम टोनी मॉरिसन को देखें, या माया एंजेलो को हम पढ़ें, या फिर हम लैंगस्टन ह्यूज की पढ़े। लैंगस्टन ह्यूज जब अपनी कविताओं में लिखते हैं तो कहते हैं अफ्रीकी अश्वेत आंदोलन की बात, अधिकारों की बात करते हुए, कि जो
रोम की जो सभ्यता है और जो जितनी भी सभ्यता दिखाई देती है, उसे बनाया किसने? उसे दासों ने बनाया। और दास कौन थे? वो हम थे। कहने का मतलब यह है कि इतिहास की तरफ जाना एक रचनात्मक मजबूरी हो जाती है अपने वर्तमान के जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। क्योंकि जो गरिमा होती है, जो आत्मविश्वास होता है, वह आत्मविश्वास इतिहास निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए जो संस्कृतियों के सवाल होते हैं, उनकी जो टकराहटें होती हो, अमूमन इतिहास पर आधारित खड़े होकर चली जाती है। इसका एक उदाहरण है हमारा हिंदी साहित्य। अगर हम देखें, हिंदी साहित्य का जो शुरुआती इतिहास है, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के से हम आगे की यात्रा करते हैं, वहां के रचनाकार क्या कर रहे हैं? वो इतिहास की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि अंग्रेज कह रहे हैं कि इनकी तो अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है, इनका तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तब उस दौर के लेखकों को लिखना पड़ रहा है कि नहीं, ये हमारा इतिहास है। जयशंकर प्रसाद इतिहास में जा जाकर पूरे नाटक खोज खोज के निकाल के ला रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी अस्मिता को रेखांकित करने के लिए इतिहास का होना जरूरी है। और यह आपके समकालीन जो सवाल हैं, एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। जी, आप लंबे समय से बोल रहे हैं और एक दो सवाल भी बाकी हैं। कर्नाटक से डॉक्टर दीपक कुमार का एक और सवाल है। हिंदी साहित्य के विमर्शों में अब तक सबसे सशक्त माध्यम मातृकथा बिठा रही है, जबकि आदिवासी साहित्य में आप निर्मला पुत्र महादेव टोपो जी ने मातृकथा से इधर कविता को सबसे सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है। इसकी कोई खास वजह है क्या? साथ ही अपनी कविताओं की रचना प्रक्रिया पर भी थोड़ा बता दें तो। हाँ, देखिए, इसकी कोई खास वजह है कि नहीं, ये तो मैं बहुत सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी समय देना चाहिए आदिवासी समाज से आने वाले रचनाकारों को। मुझे लगता है कि निर्मला पुतुल जी की जो रचना है, प्रकाशित हुई नगाड़े की तरह बजते शब्द, उसी के बाद से ही हम आदिवासी डिस्कोर्स वगैरह की बात करना शुरू किए हैं। और मुझे लगता है कि अभी 2 ढाई दशकों में शायद वो चीजें ना बन पाई हो, लेकिन आत्मकथाएं लिखी जाएंगी, वो जरूर आएंगी। हाँ, कविताओं के बारे में जरूर कहूंगा कि मुख्य विधा की तरह क्यों आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदिवासी समाज की जो अपनी जो ओरलिटी है, जो ओरल ट्रेडिशन है, वो गीतात्मक रही है, गीतों की रही है। कथा भी रहे हैं, गीत भी रहे हैं। तो उस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अनुवांशिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कवि, कलाकार, रचनाकार, जब कागज कलम लेकर कविताएं लिख रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आनुवांशिक रूप से वो कविताओं के ज्यादा निकट पहुंचता है और वो कविताओं को ही में ही अपने आप को सहज महसूस कर पाता है। फिलहाल मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ। जी, झारखंड से घनश्याम कुमार का एक सवाल है। आदिवासी समाज आज अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु संघर्षरत है। प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? राजभोग जी एक सवाल है, सर, वर्तमान समय में आदिवासी समाज की कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है? सबसे मैं दोनों का जवाब मैं मिला के दे दूं, संभवतः दोनों मिल जाए। सबसे बड़ी समस्या है जो मैं मानता हूँ, वो है विस्थापन की। और विस्थापन से जुड़ी हुई समस्या है संविधान में निहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख ना किया जाना। क्योंकि संविधान हमें सारी व्यवस्था निर्देश देता है जिसके जरिए हम अपने भारतीय समाज को बेहतर बना सके। यह दुर्भाग्य रहा है कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र रहे हैं, खासतौर से बस्तर हो गए, उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी हिस्से हो गए, ये सारे जो क्षेत्र रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट में जो 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं, इन जगहों में हम ये देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है, उनके अनुकूल चीजें कम हुई, नहीं हुई, या ईमानदारी से नहीं की गई। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है। और मुझे अभी भी याद है 2009 में ही एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी, खासतौर से अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ,
ये रिपोर्ट बनाई गई थी उन क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज्यादा असंवेदनशीलता है या नक्सल आंदोलन वाले प्रभाव, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, इन चीजों में हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इस पे रिपोर्ट थी, इस पे ये बात कही गई थी कि सारी बातें तो संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उन चीजों का हम समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से विस्थापन और पुनर्वास की समस्याएं लगी हुई है। क्योंकि जब ये जो प्रक्रिया होती है तो इससे पूरा समुदाय ही न केवल जड़ से उखड़ता है बल्कि पूरे स्मृतियों से उखड़ जाता है। अगर हम 1980 के दशक में जो कोलियारी बना, सीसीएल का जो गठन हुआ झारखंड में, कोलियारी की जो स्थापना हुई, उसी को हम देख लें किस तरह से वहाँ एक सांस्कृतिक प्रक्रिया चली और कैसे वहां से पूरा समुदाय अपने स्मृतियों से ही बाहर चला गया। पीटर पॉल एक्का जी का उपन्यास, सॉरी उनकी कहानी है राजकुमारों के देश में, बहुत ही संवेदनशील कहानी है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती आदिवासी समाज के अंदर की है। आदिवासी समाज के अंदर की ये है कि आदिवासी समाज को भी पहल करनी होगी इस नई सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए। ठीक है, हमें, क्योंकि आदिवासी समाजों में अभी भी शिक्षा का जो प्रतिशत है वो बहुत कमतर है और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर रहा है, इस पे रिसर्च वर्क भी है। क्योंकि जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद है प्रोफेसर अनिल सदगोपाल, उनका कहना है कि आदिवासी बच्चे स्कूल इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसके अनुकूल नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक जो बड़ा मसला है जो मैं समझता हूँ कि जो आदिवासी समाज की जो अपनी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं जिसने उनको अब तक संभाल कर रखा था, वो चीजें अब धीरे 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 करके विलुप्त होती जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय अब धीरे धीरे अपनी भाषाएं भी भूलने लगा है। कई लोग मैंने बहुत बहुत सारी कम्युनिटी है जो भाषा नहीं बोल पा रही है। और जो यूएन के हिसाब से जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, यानी जहाँ किसी भाषा का प्रयोग 10,000 से कम लोग कर रहे होते हैं, तो फिर वो तो मृत प्राय भाषा हो जाती है। ये भी एक चुनौती है। ठीक है, इस तरह की कई चुनौती अगर हम देखें तो वो चीजें हम नोटिस कर सकते हैं। जी, मेरे पास जो सवाल आए वो सब खत्म हो गए हैं। अगर आपके पास कुछ सवाल है या आप कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, हम ना 1 मिनट में जरा ये कर दूं, हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं, मेरी बैटरी भी ऑफ होने वाली है और डेटा भी खत्म होने वाला है। ठीक है, हम लोग हम अगर हम लोग मिला जुला के कहें तो मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। आपसे बोलने का जो अवसर हमें मिल गया, हाँ आभारी है आपके प्रति। तो हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा, मैं सबके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि तकनीकी समस्या हो गई मेरे साथ। जी 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 जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तो रंजिता राजन को मैं आमंत्रित करती हूँ, अथनेशियस कॉलेज की रंजिता राजन जी। नमस्कार। जी, इस संगोष्ठी में मेरा दायित्व यही है कि कृतज्ञता ज्ञापन करना। सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि अनुज लुगुन जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी के सुपरिचित युवा कवि है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता संवेदना सरोकारों के लिए उल्लेखनीय कवि है और उन्होंने भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित है। आज के इस वेबिनार में हम अनुज जी के भाग्य और सुगना बंडी की बेटी कविता के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये सब हम लोगों को बहुत लाभदायक था और उन्होंने आदिवासी लोगों के बहुत सारे समस्याओं के बारे में, विशेषकर विस्थापन की समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बताया। तो मैं अपने दायित्व की ओर आ रही हूँ। सबसे पहले मैं श्री अनुज लुगुन जी को धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। उनकी वक्तव्य हमारे छात्र छात्राओं के लिए बहुत अधिक लाभान्वित हुई है। तो मैं हमारा अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम की ओर से
और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी की ओर से और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं की ओर से, सभी अध्यापक मित्रों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और इसके बाद सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी और मारा अथनेशियस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और इस वेबिनार के स्वागत भाषण देने वाले डॉक्टर सिंधु जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। साथ ही साथ नंदिनी जी को भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और अंत में इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सारे अध्यापक मित्रों और छात्र छात्राओं को एक बार और अपनी ओर से और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी की ओर से और मारा अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। बहुत अच्छा अवसर आप सबने दिया और अच्छे सवालों के लिए, बड़े सवालों के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी विचार करूंगा इन सभी प्रश्नों पर और मैं भी अपने आप को आगे और विस्तार दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आशीष त्रिपाठी सर जुड़ गए थे और हमारे रवि सर भी हैं, अजित टीचर भी हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। वो वहाँ से भारत हिंदू भवन से दीपेश चंद्र जी भी जुड़ गए थे। सर आपका भी मैडम बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सेमिनार के लिए, बहुत बधाई। सीधा आपने जो है एकदम जो उस जीवन से जुड़े हैं उनसे आपने बात कराई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुन के अच्छा लगा। बहुत बधाई आप सबको। और अनुज जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने भारतेंदु बाबू का भी नाम लिया और बताया। वास्तव में हिंदी में उनका यही सबसे बड़ा योगदान था कि अपने पुराने साहित्य को उन्होंने सबसे लिखवाया, जो अपनी समृद्धि कि हमारा जो इतना समृद्ध इतिहास है हिंदी का और उसका सबको लिखवाया। वही बात उन्होंने आज कही, सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद जी। नमस्कार सबको जी। फिर मिलेंगे।